सो हेलो वेलकम बैक मेरे कॉमर्स के चीतो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वापस पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, जो आपका वन शॉट रहेगा। ये आपका पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, ये याद रखना। बिजनेस स्टडीज जो आपकी 12th की है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके अंदर पहले 8 चैप्टर का एक पार्ट 1 है जो हमने पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। कंट्रोलिंग लास्ट है 8वां चैप्टर। इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होगा जिसके 3 चैप्टर बचेंगे आपके पेंडिंग। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलना शुरू हो जाएगा। वो लेंथी है इसलिए उसके पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो वीडियोज़ आएंगी। ऑलराइट, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग और पार्ट 1 को ख़त्म करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली प्री बोर्ड 1 और 2 में आपका पार्ट 2 तक सिलेबस आता है, वो मैं कवर करवा रहा हूँ इन डिटेल। आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। और ये भी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं इसमें से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सावधान इंडिया मार्क करना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट। सो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बोलें तो ये कंट्रोलिंग होता है। हम इसको लास्ट फंक्शन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका साइकिल है पूरा। 5 फंक्शन जो हमने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लास्ट में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से वापस प्लानिंग शुरू होगी आप लोगों की, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। नहीं, ये लास्ट फंक्शन नहीं है। हम ये बोलेंगे इसके बाद वापस से प्लानिंग शुरू होती है। और इसमें हमने ये भी देखना है कि कंट्रोल और प्लान, ये दोनों आपस में, ये जो दो फंक्शंस हैं इनका आपस में काफ़ी ज़्यादा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। कैसे? अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलराइट, अगर आप प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं की, प्लान ही नहीं बनाए, तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है। कंट्रोल कैसे होगा आप लोगों का? नहीं कर सकते। इसी तरह वैसे अगर आपने प्लान बनाए हैं और अगर आप उन पर कंट्रोलिंग नहीं करते हो, अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? देखो, आप कोई प्लान बनाते हो, अब प्लान में आराम से चल रहे हो, लेकिन रास्ते में कोई अड़चनें आती हैं, कोई डेविएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उधर क्या करते हो? उधर आप रुक जाते हो और ट्राई क्या करते हो? उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आप लोग आगे बढ़ते हो। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, वो प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जब चारों फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कर लेता है, जब वो गोल अपने अचीव कर रहे हैं, लीडरशिप आपको मैंने बताया था डायरेक्टिंग के अंदर का, तो गोल अचीव करना, जब वो गोल अचीव करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, बीच में कोई रुकावटें आ जाती हैं। प्लान आपने बनाए हैं, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हाँ भैया हमने इतना कुछ अचीव करना है, हम चाहते हैं कि हमको 500 करोड़ का प्रॉफिट हो, लेकिन उस 500 करोड़ को अचीव करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आएंगी बीच में ना। जो डेविएशंस हैं उसको ढूंढना, उन्हीं डेविएशंस को आप लोगों ने दूर करना और अपने गोल को अचीव करना, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, प्लान आप अगर बना भी लो, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करते हो, उनको फॉलो अप नहीं करते हो, देखते नहीं हो कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व नहीं करते हो, उसकी वजह से अगर आप डेविएट हो रहे हो प्रॉब्लम की वजह से, उसको सॉल्व नहीं करते हो और उसकी जगह वो आप नया प्लान बनाना शुरू कर देते हो, आप बोलते हो नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की है उसके ऊपर, तो वहाँ पर कंट्रोलिंग का काम आता है। वहीं पर हमें पता चलता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का भी रिलेशनशिप है। सो कंट्रोलिंग है क्या, हम रीड कर लेते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है ये इंश्योर करता है एक्टिविटीज़ को इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स, की प्लान्स के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं। गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। देखो, अगर मैं बोलूँ फीचर्स के हिसाब से, एक ये फीचर हो गया, ये भी फीचर हो गया, ये भी फीचर हो गया। ऑलराइट, कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग हेल्प करता है हमको गोल अचीव करने में, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमने गोल को अचीव करना है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। क्योंकि गोल्स तो आपने पहले सेट कर लिए हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स कहाँ सेट हुए हैं? प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग में आपने गोल्स तो बना लिए थे ना आपने, तो उन्हीं को अचीव करेगा कंट्रोलिंग, हेल्प करेगा ताकि आप उनको अच्छे से अचीव कर लो। जो आपने 500 यूनिट दिमाग में बनाए हैं, आपने लोगों को काम पे लगाया है, लेकिन उनको 500 यूनिट तक पहुंचाना कंट्रोलिंग का काम है। कंट्रोलिंग एक धक्का है आपको आगे पहुंचाने के लिए कि आप पीछे ना मुड़ो, आप आगे चलते रहो। ऑलराइट, कंट्रोलिंग जो है एक परवेजिव और प्राइमरी फंक्शन है। परवेजिव का मतलब होता है कि एट ऑल लेवल सारे जो मैनेजर हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी वर्ल्ड में, इंडिया में बोल रहा हूँ, चाइना, यूएसए में कह रहा हूँ, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका, कहीं पर भी
जो आपका कंट्रोलिंग फंक्शन है वो परवेजिव है, कहीं पर भी फॉलो होता है, वो ये नहीं है ये एक ही जगह तक सीमित है। ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शंस टू कीप अ कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज इन देयर एरियाज। उसके साथ ये इंडिस्पेंसेबल फंक्शन है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब ये है कि अगर आप लोग कंट्रोलिंग नहीं करते हो, आपके सारे एक्शंस ऑरी में चल जाते हैं। ऑरी का मतलब क्या होता है? ऑरी का मतलब है वेस्ट। ऑल योर एक्शंस आर वेस्टेड अगर आप उसको फॉलो अप नहीं करते हो। कंट्रोलिंग एक किस्म से फॉलो अप आ जाता है कि हाँ भैया, आप लोग वो काम जो हो रहा है उसके बारे में ध्यान से देखो, क्या वो गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन नहीं, मैंने आपको बताया था ना। ये देखो, जैसे ये डायग्राम है, आई होप आपको दिख रही हो। अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। देखो जैसे ये है, अगर आप ये बना के आओगे पेपर में तो बहुत खुश होते हैं टीचर्स। देखो, पहला फंक्शन प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है आपका मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग के बाद चीज़ वापस प्लानिंग पे जाती है। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, ये याद रखना। कंट्रोलिंग क्या करता है आपका, ये अगले जो मैनेजमेंट साइकिल है आपका, उसके अगले लेवल पे जो प्लानिंग होगी ना उसको और बेटर करेगा। पहले आपने 500 यूनिट की प्लानिंग की थी, कंट्रोलिंग अच्छी हुई, आप लोगों ने अचीव किया, तो अब आप बोलोगे 700 यूनिट्स प्लान करोगे कि हाँ भैया हमारी कंट्रोलिंग अच्छी, हम अच्छे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हम 700 यूनिट भी अचीव कर सकते हैं। यहां पर कंट्रोलिंग का फायदा। ऑलराइट, कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स। देखो वर्ड आ गया डेविएट, कि कितना आपकी, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो प्लान बनाए, उसमें आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। स्टैंडर्ड क्या हो गया कि हमको मिनिमम 500 यूनिट करने हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया 500। ऑलराइट, इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स को आप कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब आपने असली में परफॉर्म किया, आपने देखा कि हमने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया था 500, लेकिन हम ना सिर्फ 400 ही कर पाएंगे अगर हम ऐसे काम कर पाए। वहां पर मैनेजर आएगा, बोलेगा भाई देखो यहां तुम ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हो, यहां तुम्हें दिक्कत आ रही है, इसी प्रॉब्लम को हटाएंगे ताकि तुम 500 वापस पहुंच जाओ। यहां पर कंट्रोलिंग का काम है। तो मतलब डेविएशन कोई आई, आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस की, दोनों को कंपेयर किया, अगर कोई डेविएशन मिली आप लोगों ने उसको सॉल्व किया और वापस आपने गोल्स अचीव करने पे आ गए। वापस आप उस स्टैंडर्ड को अचीव करोगे जो आपने सेट किया था पहले। यहां पर कंट्रोलिंग का काम है। फ्रॉम स्टैंडर्ड एनालाइजेस द कॉस्ट फ्रॉम सच डेविएशंस एंड अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शंस बेस्ड ऑन द सेम। कंट्रोलिंग कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये देखो यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना, लास्ट ईयर था ये लास्ट था ना आपका फिफ्थ, ये आपका फिफ्थ था ना, ये आपका साइकिल एक कंप्लीट हुआ और इंप्रूव प्लानिंग इन द नेक्स्ट। यहाँ पर आपकी प्लानिंग वापस इंप्रूव होगी और बेटर प्लानिंग करोगे आप लोग। सो ये कंट्रोलिंग का मीनिंग है। इसमें कोई फीचर्स भी मैंने बताया आपको, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है? देखो सारे फंक्शंस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि हमको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे, और ये हमारा सबसे बड़ा कि अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि कंट्रोलिंग जो है वो प्रोग्रेस मेजर करता है आपकी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ब्रिंग इनटू लाइट द डेविएशंस। अगर कोई डेविएशन है उसको इंडिकेट करता है, उसको सॉल्व करता है और उसके ऊपर हमको करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करता है। करेक्टिव एक्शन लोगे तभी वो चीज़ सॉल्व होगी, तभी आप लोगों के गोल्स इजीली अचीव होंगे। यहाँ कंट्रोलिंग का काम आता है। इट गाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक। सबसे सही जगह सही दिशा दिखाता है कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है दिशा दिखाना, कि आप लोग ये गोल अचीव करो। आपने जो सेट किया था स्टैंडर्ड 500 यूनिट का, डायरेक्टिंग कर रहा है वो, लीडरशिप कर रहा है वो। लेकिन कंट्रोलिंग क्या, अगर आप वो 500 की जगह 400 ही कर पा रहे हो ना, वो 400 पे आप जहां रुके हो ना, वहां कंट्रोलिंग बोलेगा भाई तू कहाँ रुक गया, यहाँ तेरे को ये दिक्कत है, ये ले तेरे पत्थर में साइड कर दो, तू आगे चल। ये कंट्रोलिंग है। ऑलराइट, तो दूसरा है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा, मतलब कि बोलते हैं अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा, वो आपको जो स्टैंडर्ड सेट करेगा उसको एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? मैनेजमेंट वेरीफाई कर सकता है वेदर स्टैंडर्ड सेट्स आर एक्यूरेट और नॉट, कि हाँ भैया इट कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। कि अगर पहली बात आपका स्टैंडर्ड ये अचीवेबल है या नहीं है, फिजिबल वर्ड होता है यूज इस जगह में, यहाँ पर वर्ड यूज होता है फिजिबल, कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया क्या वो फिजिबल है। आप बोलते हो कि यार मेरे पास इतनी लेबर है, मेरे को पता मैक्सिमम मेरी लेबर जो है इतने काम करने पे, इतना इनपुट लगाने पे मेरा आउटपुट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 यूनिट का ही आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इस जगह सेट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड 1500 यूनिट, दैट इज नॉट फिजिबल, क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम 1000 ही अचीव हो सकता है, 1000 ही कर सकते हैं हम लोग। 1500 इज नॉट अ स्टैंडर्ड, एक अच्छा एक्यूरेट स्टैंडर्ड नहीं है। उसको हेल्प करता है आपको कंट्रोलिंग देखने में।
ऑलराइट। तीसरी बात करता है मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल जो है आपका मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो वेस्टफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और आपकी रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज होती रहे। ऑलराइट, कि हाँ एक्टिविटी इज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स विच एंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। उसके बाद इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, की जो गुड कंट्रोल सिस्टम है इंश्योर करता है एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस, कि आपको एम्प्लॉय को पहले ही बता देता है, बहुत पहले, कि आगे वाले टाइम पे हम लोग 500 यूनिट अचीव करेंगे। भाई इस समय हम 400 किए ना, अगले गोल अगला हमारा जो सेशन होगा उसमें हम 500 करेंगे। तो एम्प्लॉय को पहले ही पता चल जाता है क्या करना है, और एम्प्लॉय को ये भी पता है कि उन्होंने क्या, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग मैनेजमेंट, कि हाँ भाई आपसे ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, वो भी उनको पता चल जाता है कि एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड। अगर वो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे तभी तो अप्रेज होंगे, नहीं तो अप्रेजल तो होगा नहीं। जितना उनको अप्रेज करोगे, अप्रेज का मतलब रिकग्निशन दोगे, अच्छे रिवॉर्ड्स दोगे ना, उतना वो मोटिवेटेड फील करेंगे, उतना ही उनका मोरल अच्छा होगा, उतनी ही बेटर वो परफॉर्मेंस करते रहेंगे, ये याद रखना। तो इसके बाद बात करते हैं इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की। कंट्रोलिंग हेल्प करता है आप लोगों को मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, कि हाँ भाई जो हमारे एम्प्लॉय बोलते हैं ना कि हम तो काम कर रहे हैं यार, ठीक है, जितना हमसे हो सकता है उतना कर रहे हैं, उस जब वो चीज़ को हटाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बोलता है यार तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम्हारे अंदर क्षमता है 500 यूनिट बनाने की, अगर 100 यूनिट बनाने की, तो तुम अपना यूनिट जो है वो तुम 50-50 60-60 यूनिट में बहुत खुश हो जाते हो। नहीं भाई, तुम 100 यूनिट ही बनाओ ना। कंट्रोलिंग यहाँ हेल्प कर देता है। और लास्टली फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है सारी एक्टिविटीज़ को, ताकि सारी एक्टिविटीज सही तरीके चले और आपके गोल्स अचीव हो। कोऑर्डिनेशन रहेगा सबके बीच में। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑलराइट, 6 आपको मैंने बताई इंपॉर्टेंस, ये 6 की 6 लिखी है यहाँ पर। क्या कौन सी बता दी मैंने आपको, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, making efficient use of resources, facilitating coordination, improving employee motivation and ensuring order and discipline। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंट्रोलिंग में से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता, और मोस्ट चांसेस उसके पता कौन से रहते हैं, मोस्ट चांसेस रहते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, उनको आपस में बताओ कि क्या उनके बीच में, कंपेयर करो थोड़ा सा। और दूसरा बताता है ये स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, सावधान इंडिया वाले क्वेश्चन आ गए हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मैं 1 स्टार मार्क करूंगा, पहले बता, इसको 1 स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। जिसको मेरे 2 या 3 स्टार हो जाएं, समझ लो पेपर में आने के चांसेस बढ़ गए। ऑलराइट, सो पहली बात यह है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। आप लोग कंट्रोल सिस्टम देखो, कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो अपनी इफेक्टिवनेस कहाँ खोता है, वहाँ इसको मतलब कि कहाँ ये चीज़ हट जाती है कंट्रोलिंग यहाँ यूज़ करने वाली, जब ये लोग अपने क्वांटिटेटिव टर्म्स को सही तरीके मेजर नहीं कर सकते। आपने फॉर एग्जांपल कोई मेजर लिया है, मैं बोलता हूँ आपको कि मैं बोलता हूँ समझ लो सैलरी को मेजर लिया 50,000, आपने इसको मेजर कर, क्या आप एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को मेजर कर सकते हो, क्या वो 50,000 ले सकता है, कि हाँ भाई ये 50,000 वाला एम्प्लॉय है या नहीं है। यहाँ पर इंसान फंस जाता है। ऑलराइट, सो कंट्रोलिंग जो है आप लोगों को ये चीज़ बता देता है कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने में डिफिकल्टी कहाँ पर आने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ फंस जाता है इंसान। यहाँ कंट्रोलिंग फंस जाती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में, कि समझ लो एक बंदे प्लान बनाए थे हमने सेंटीमीटर के हिसाब से, कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं मीटर के हिसाब से, यहाँ फंस गए। वहाँ हमने ली थी जॉब पर्सन की सैलरी, कंट्रोलिंग में हमने ली पर्सन की जॉब सेटिस्फैक्शन, यहाँ फंस गए। सो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है टर्म्स के ऊपर। एक दूसरी बात करता है कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। देखो एज एन एंटरप्राइज आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल कर नहीं सकते। हमने एक्सटर्नल फैक्टर कौन से, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, कस्टम, सोसाइटल फैक्टर्स, इनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, इकोनॉमिक फैक्टर्स को। यहाँ पर कंट्रोलिंग फंस जाता है। ऑब्वियसली अगर ये रुकावट आ गई तो हम लोग तो फंस ही गए भैया। यहाँ पर तो हमने सोचा नहीं था इतना, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन के बारे में इतना सोचा ही नहीं हम लोगों ने। यहाँ पे रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयज तब तक करते रहेंगे जब तक वो मोटिवेटेड, उनका मोरल बूस्टेड नहीं है। कंट्रोलिंग के टाइम पे एम्प्लॉयज़ का रेजिस्टेंस रहता ही है। कैसे, देखो आप कंट्रोलिंग के अंदर आपको मॉनिटर करना है ना, लोगों को देखना तो पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात, आपको सीसीटीवी लगाओगे, आप हर चीज़ तो देख नहीं सकते, लेकिन आप सीसीटीवी लगाते हो। अब जरूरी नहीं एम्प्लॉयज़ सीसीटीवी के अंदर काम कर सकें। एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि यार सीसीटीवी में काम नहीं होता। यहाँ पर कंट्रोलिंग का फेलियर आ जाता है, यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। और लास्टली सबसे बड़ा लिमिटेशन है, कॉस्टली है ये।
कंट्रोलिंग के अंदर देखो, आपको मैंने बताया ना, ईच एंड एवरी पर्सन को देखना पड़ता है कहाँ रुकावट आ रही है। तो आपको हर जगह पे हर इंसान के पास जाना पड़ेगा, कोई डेविएशन तो नहीं है, देखना तो पड़ेगा भैया। देख रहे हो आप लोग फंस गए, कितना कॉस्टली एक्सपेंसिव बिहेवियर आ गया, पैसे लगेंगे, टाइम भी लगेगा आपका कि हाँ भैया हर एक बंदे को देखना पड़ेगा। अगर नया कंट्रोल सिस्टम आना है वो भी पैसे वाला होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो वो लगा नहीं सकती। और एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसका बेनिफिट ज़्यादा हो खर्चे से। समझ लो कंट्रोल सिस्टम आप 1 लाख का रहा है, बेनिफिट उससे आपको 20,000 का भी नहीं हुआ, तो वो तो वेस्ट हो गया, एक्टिविटी वेस्टफुल हो गई वो चीज़। तो इसी वजह से हमको ये 4 लिमिटेशन याद रखनी है कि जो कंट्रोलिंग है क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर प्रॉब्लम डालता है, दूसरा कंट्रोलिंग कॉस्टली है, तीसरा जो कंट्रोल है आपका उसको आपको करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, और लास्टली एम्प्लॉयज़ की रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, अब आगे हमारा देख लो भाई, मार्क कर रहा हूँ इसको मैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में आता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप क्या। मैंने आपको बताया कि ये दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, ये दोनों अलग नहीं हो सकते, प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ चलता है। प्लानिंग आपको एक्शन इनिशिएट करने के लिए बताता है कि आप एक्शन ये वाला लो, ये वाला गोल आपका सेट है। कंट्रोलिंग उस गोल को अचीव करने में कहाँ से हेल्प करता है, उनको बेटर करता है कि यहाँ पे कोई डेविएशन आएगा आपकी तो उसको सॉल्व करेगा। ऑलराइट, प्लानिंग होगी तभी कंट्रोलिंग होगी, कंट्रोलिंग आपको करना जरूरी है अगर आपको प्लानिंग बेटर करनी है अपनी, नहीं तो प्लानिंग तो कोई फायदा ही नहीं है करने का। आपने 500 यूनिट बनाए, 400 आपने बोला खुश हो गए। कंट्रोलिंग अगर आप करते तो आपको पता चलता कि वो 400 आपके क्यों है, 500 क्यों नहीं हो पाए, वो जो गैप है 100 का वो क्यों आया, वो रीजन उसका क्या है, वो आपको कंट्रोलिंग करके देता है। सो दे आर इनसेपरेबल ट्विन्स। देख लो भैया ये बनाया हुआ मैंने। प्लानिंग का मतलब है लुकिंग फॉरवर्ड, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आगे देखते हो ना फ्यूचर में क्या होगा। कंट्रोलिंग का मतलब है लुकिंग बैकवर्ड, आप पास्ट को देखते हो, आप पास्ट चीज़ें देखते हो, पास्ट में जाते हो कि कहाँ हमको प्रॉब्लम आई है, कहाँ हम फंसे थे, एक एक चीज़ को आप जांचते हो। जैसे सीआईडी वाले करते हैं ना, जब मर्डर हो जाता है फिर वो जाते हैं यहाँ ऐसा हुआ होगा, यहाँ ये चीज़ हुई होगी, यहाँ ऐसे होगा, मर्डरर ने प्लान किया, मर्डर कर दिया, चाकू मारती, ठीक है, सीआईडी पहुंची, अब उस प्लान को उल्टा अब वो कंट्रोल करते कि हाँ देखें कहाँ से करें, कि हाँ भी वो बंदा यहाँ से आया होगा, इसने ऐसे किया होगा, ये सब कंट्रोलिंग करती है। इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, साथ साथ चल रहे हैं। ऑल राइट, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। अ कंट्रोल सिस्टम प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। देखो हमने आपको बोला जैसे ही स्टार्टिंग में कि जब भी आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग में कुछ आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब कंट्रोलिंग के टाइम पे आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ जो आपने असली में परफॉर्म किया कंपैरिजन करते हो, कंपेयर करते हो। ऑलराइट, कंपेयर करते हो एक्चुअल और स्टैंडर्ड को। तो यहां पर कंट्रोलिंग को पता है कि हाँ भैया हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है जो सेट होकर आए प्लानिंग की तरफ से, ठीक है। अगर एक प्लान बन गया है, ऑपरेशनल में आ गया है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर डेविएशंस एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर दैट इवेंट्स कन्फोर्स टू द आपके प्लान्स। कि हाँ भैया अगर कोई प्लान आपका बना है, प्लान स्टार्ट हुआ, काम होना शुरू हो गया, ऑपरेशन में है प्लान, तो अगर कोई डेविएशन आती है उसको ढूंढो कहाँ आप भटके, जैसे आपको पता चल गया यहाँ भटके, उसको ठीक करो, सुधारो, एक करेक्टिव एक्शन लो, करेक्टिव एक्शन लिया, वापिस ट्रैक पे आओ ताकि गोल अचीव हो। ऑलराइट, समझ लो ये एक रोड है, गलत पेन हो गया, ये एक रोड है, ठीक है, यहां पर पत्थर पड़े हैं। ऑलराइट, एक मिनट को मैं थोड़ा वैसे करता हूं, ये एक रोड है, पतली रोड है, ठीक है, यहां पड़े हैं पत्थर, आप यहां से आ रहे थे, आपने देखा यहाँ तो पत्थर पड़े, आप क्या करूं, आप यहाँ से मुड़ जाते हो। अब नहीं, कंट्रोलिंग बोलता है इन पत्थरों को साइड करो, कंट्रोलिंग इन पत्थरों को मिटाता है और बोलता है चलो आगे, डेविएशन हटाई, डेविएशन ढूंढी, डेविएशन हटाई, वापस राइट पाथ पे लेके आ गया। ऑलराइट, ये कंट्रोलिंग का काम है। अगर मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दो, अगर समझ आ रहा है सब कुछ तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट डाउन किया करो अगर समझ आ रहा है, जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट डाउन करो, वापिस समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले मैं देखूंगा कि कहाँ फंसे हो, उसको रिजॉल्व करूंगा, कंट्रोलिंग करूंगा मैं भी। ऑलराइट, सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग is meaningless. Similarly, controlling is blind without planning. If standards are not set in advance, managers have nothing to control. Obviously, अगर standard नहीं set किया plan के अंदर तो manager control ही नहीं कर सकता। मैनेजर को क्या करना, कंट्रोल करके। When there is no plan, there is no basis for control.
प्लान नहीं होगा कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सेट ही नहीं किया कुछ भी, तो कंट्रोल किसको करना है। उसी जगह पे प्लानिंग जो है वो प्री रिक्विजिट है, मतलब कि इट इज अ फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर कंट्रोलिंग। विदाउट प्लानिंग देर इज नो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। प्लानिंग सीक्स कंसिस्टेंट इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स। मतलब प्लानिंग का क्या काम है, वो एक ऐसे प्रोग्राम बनाता है जिनको अचीव करने में लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या करता है, इस ये जो सारी चीज़ें प्लान ना है ना, वो सारे प्लान्स आपके जो हैं, जो सारी चीज़ें आपने सोची हैं, वो सारी जो चीज़ें प्लान्स के साथ कंफर्म हो। कंफर्म का मतलब उसको साथ लेके चले ताकि आपके गोल अचीव हो। ऑलराइट, प्लानिंग क्या है, इट इज प्रिस्पेक्टिव। 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग, आर्टिकुलेशन एंड एनालिसिस टू डिस्कवर एंड प्रिस्क्राइब एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। लिखा वही है कि प्लानिंग ना एक किस्म से ना प्रिस्क्रिप्शन है, कि हाँ भी उस पर लिखा हुआ है ये दवाई कब खानी है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नुस्खा होता है ना, प्रिस्क्रिप्शन वो देता है, उस पर लिखा होता है ये दवाई, आपको 2 दवाइयाँ लिख दी हैं, ये दवाई सुबह दोपहर शाम, ये दवाई जो आपने खानी है ये दिन में 2 बारी, सब लिखा होता है उसमें। वैसे प्लानिंग भी एक किस्म से नुस्खा ही है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपका गोल आपको दे दिया हमने, ये स्टैंडर्ड सेट है, इसको अचीव करके दो। ऑलराइट, प्लानिंग का काम ये हो गया। कंट्रोलिंग का काम क्या, कंट्रोलिंग क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है, वो इवेल्युएटिव काम है कि हाँ भी डॉक्टर जो है वो इवेल्युएट करता है ना आप लोगों को। कंट्रोलिंग ये करता है कि अच्छा आपने दवाइयाँ खा ली, 2 दिन बाद वापस जाते हो, 3 दिन बाद डॉक्टर को दिखाने, वो आपको वापस इवेल्युएट करता है, वो चेक करता है आपको क्या आप लोग उस राइट पाथ पे हो, रिकवरी हो रही है, नहीं हो रही तो वो नई दवाई देता है, करेक्टिव एक्शन लेता है ना डॉक्टर भी, उसी तरह ये भी है। कंट्रोलिंग इवेल्युएट करता है, चेक्स वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन या नहीं, आप लोगों ने सही काम किया या नहीं, समझ गए। उसके बाद प्लान्स आर फॉर फ्यूचर, और बेस्ड होते हैं फ्यूचर कंडीशंस के ऊपर कैसा चलेगा, तो इसलिए प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, या फ्यूचर देखते हो। लेकिन कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, वो पास्ट एक्टिविटीज़ को देखता है। कंट्रोलिंग क्या बोलता है, पुरानी जो गलतियां आपसे हुई हैं वहाँ वो पकड़ता है, यहाँ गलती हुई, यहाँ डेविएट हुई, उसको सॉल्व किया, वहाँ पर चलते हैं। तो प्लानिंग के कंट्रोल, प्लानिंग के अंदर आगे देख रहे हो, कंट्रोलिंग के अंदर पीछे देख रहे हो, मतलब कि बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है कंट्रोलिंग। ऑलराइट, प्लानिंग जो है वो फैक्ट्स पे बेसिस है, जो कंट्रोलिंग को इजी बनाता है। प्लानिंग जो है अपने फैक्ट के ऊपर बनाते हो, फैक्चुअल चीज़ों पे बनाते हो। आप ऐसा प्लान तो नहीं बना सकते जो अचीवेबल ही नहीं है, ठीक है ना, आपको ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो फिजिबल है, आप लोग अचीव कर सकते हो, जो असलियत में हो सकता है, तो उसकी वजह से कंट्रोलिंग ईजी होती है। जो लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग का हेल्प करता है आपको, वो प्लान्स को अचीव करने में हेल्प करता है आप लोगों को। तो कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, ये ऑब्वियसली बात है, साइकिल आगे चलेगा तो आप आगे और अच्छा प्लान करोगे, क्योंकि कंट्रोलिंग अच्छी चल रही है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ गए। अब हम आएंगे कंट्रोल की प्रोसेस पे, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 1 2 3 4 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, इसको तो पूछते, चैप्टर नंबर 8 के अंदर ना आपका यही क्वेश्चन एक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, देखो अगर आप कहीं और बुक्स पढ़ते हो, हर जगह प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न के हिसाब से बात करो, NCERT जो आपकी बेसिक है उसमें 5 स्टेप्स बताए हैं कंट्रोलिंग के। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोग स्टैंडर्ड सेट कर लो, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस की उसको मेजर कर लिया कि हाँ भाई कितना गया। उसके बाद आप कंपेयर करो दोनों को, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर लिया। फिर उसके बाद एनालाइज करो डेविएशन को। उसके लिए 2 मेथड आते हैं, क्रिटिकल मेथड आएगा, क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा आता है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मेथड, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। जब आपको लगा डेविएशन, उसी डेविएशन को टेक करेक्टिव एक्शन ले लो उसके ऊपर। ये 5 स्टेप है, बहुत ईजी है समझने में। स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस की, दोनों कंपेयर किया, कोई डेविएशन ढूंढी, अगर डेविएशन मिली उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया और लास्ट में खत्म कर दिया। ये 5 स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं लोग। ऑलराइट, सो पहला क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड सेट करने हैं हम लोगों ने। अब स्टैंडर्ड्स क्या है, क्राइटेरिया, कि हाँ भैया आपने इस हिसाब से काम करना है। आपको मैंने बोलता था ना, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग स्कूल के अंदर, आपका बच्चे, हर एक बच्चे का ना अपना अपना कैलिबर होता है। मैं बोलता हूँ, ये नहीं बोल सकते अपना अपना कैलिबर, मैं बोलता हूँ ये बच्चा क्रिकेट में अच्छा है ना, मेरे को एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, अपने पिछले 4 मैचों में ना मैंने देखा आपकी बड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है, 50-50-50 मार रहे हो आप। मेरे दिमाग में स्टैंडर्ड हो गया कि यार ये लड़का अच्छा खेलता है, 50 वापस मारेगा, स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अच्छा नहीं खेल के आपको दुख होगा मेरे को, तो स्टैंडर्ड सेट हो गया मेरे दिमाग में। तो इसी चीज़ के लिए आपने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड सेट होता है प्लानिंग फेज के अंदर, आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो, एक क्राइटेरिया है जिसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स
जो बेंचमार्क एक सेट किया कि यहाँ अचीव करना। मैं बोलता हूँ आप लोग अपने 12th के अंदर 99.9% लेना चाहते हो, स्टैंडर्ड सेट किया 100%। अगर स्टैंडर्ड हायर सेट करोगे ना तभी गोल अचीव हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फिजिबल। आप 101% तो ले नहीं सकते हो, तो आप बोलो मैं 120% लूँगा फिर मैं 100 ले लूँगा, नहीं, 120 तो फिजिबल ही नहीं है। आप बोलते हो 100% लूँगा ना, आप उसी हिसाब से मेहनत करते हो कि मेरे को पूरे नंबर लेने, पूरे नंबर लेने, पूरे, तो उस हिसाब से काम करते हो। स्टैंडर्ड सेट कर लिया आपने, ऑलराइट। 100 मार्क्स चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड सेट है आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन क्वांटिटेटिव, जैसे कि क्वांटिटेटिव क्या हो गया आपका, कितने पैसे लगाने हैं, कितनी सैलरी देनी है, जिसपे मनी मॉनेटरी टर्म्स है। या आप क्वालिटेटिव वे में भी सेट कर सकते हो, जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्किंग कंडीशंस, ये आप मेजर थोड़ी कर सकते हो, ये भी हो सकता है, गुडविल। उसके साथ साथ मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ट्राई ये करना चाहिए आप क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर आप स्टैंडर्ड को सेट करो, क्वालिटेटिव में नहीं करो। क्वांटिटेटिव की वजह से ना आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये वाली स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में इजी होता है, कंट्रोलिंग एक ईजी प्रोसेस बनता है। समझ लो एक आपने क्वालिटेटिव टर्म में किया, आपने स्टार्ट किया था सैलरी से, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने जॉब सेटिस्फैक्शन पे ली, कहाँ कंपैरिजन ही नहीं, कोई भी नहीं है कंपैरिजन, कैसे कर सकते हो आप लोग। और हाइट और वेट का कंपैरिजन हो सकता है हाइट, और मैं आपको बोलूं कि यार जो लंबे लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, कंपैरिजन नहीं है, ये तो बेबुनियाद कंपैरिजन ना, हाइट और कलर का कॉम्प्लेक्शन को नहीं हम कर सकते हो ना, तो यहाँ पर आपकी बात आ गई। तो स्टैंडर्ड ऐसे सेट करने हैं जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो, जो फिजिबल हो, ऑलराइट। दूसरी बात, अब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब इसके बाद अब एक्चुअल परफॉर्मेंस जब करोगे, गोल अचीव करने में काम आ रहे हो, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस की है, उस पर काम किया गया है। अगर आपने परफॉर्मेंस मेजर करनी है, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, सेम यूनिट जहाँ से स्टैंडर्ड सेट किया। अगर स्टैंडर्ड आपने सेंटीमीटर में सेट किया, यहाँ पर सेंटीमीटर करो, वहाँ मीटर किया, यहाँ भी मीटर करो, वहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन है, यहाँ भी जॉब सेटिस्फैक्शन करो, ये दिमाग में रख लेना। इट इज़ बिलीव दैट मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। कुछ बोलते हैं एंड में करो, कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग ये करते हैं कि जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, रोज़ हर 2 दिन के बाद परफॉर्मेंस आप मेजर करो, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ असेंबली, आपने कोई गाड़ी बनानी है, आपने गाड़ी के पार्ट्स लगाने, आपने लगा दिया, कल आपने देखा हुआ पार्ट तो ख़राब था भाई, मैंने लगा दिया, ये प्रॉब्लम ना हो कि आप पहले पार्ट को देख लो फिर लगाओ और उसके साथ बोलो ये पार्ट ठीक है, हाँ भाई ठीक है चलो, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। उसके साथ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय में रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सुपीरियर। कैसे मेजर कर सकते हो, अगर मैं बोलता हूँ आप रिपोर्ट बना लो, रिपोर्ट से हो जाता है, या मैं बोलता हूँ नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, नेट प्रॉफिट निकाल दो कंपनी का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढ लो कंपनी की। उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बेचे कंपनी ने, नंबर ऑफ यूनिट खरीदे कितने, रॉ मटेरियल कितना खरीदा। आप इसी हिसाब से परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो हमेशा। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका है मेजर करवाने का, तो आप ये नहीं बोल सकते, थोप नहीं सकते, बहुत टेक्निक्स हैं। उसके साथ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो आप क्या करते हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ईच एंड एवरी पार्ट आप लोग कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पर आप क्या करते हो, इतने बड़े लॉट में से ना कोई 10-12 सैंपल देख लेते हो, उसको आप बोलते हो सैंपल चेकिंग। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आप ईच एंड एवरी पार्ट को देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप 100 में से कोई 10 देख लेते हो ताकि आपको क्वालिटी दिख जाए कि हाँ भी मिक्स करके, तो आप सैम्पलिंग करते हो, वो सैंपल चेकिंग होता है। ये सैंपल आपने देख लिया कि ठीक है नहीं है, ऑलराइट। 2 चीज़ें हो गई। अब आपने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड विल रिवील द डेविएशन। अगर कोई डेविएशन है, ठीक है, तभी होगा जब कंपेयर करोगे। कंपेयर कब होगा, जब क्वांटिटेटिव टर्म्स में किया होगा। इजी होता है ना क्वांटिटेटिव टर्म्स में, उसने भी मीटर में किया, हमने भी मीटर में कर लिया, भाई क्वांटिटेटिव टर्म्स में सारा कुछ कर लिया। ज़रूरी है ये चीज़ करना, ऑलराइट। और अगर कोई डेविएशन मिल गई, अब उस डेविएशन को एनालाइज करेंगे हम लोग, ढूंढेंगे, ऑलराइट। अच्छा भाई, एनालाइज डेविएशन का मतलब देखो 2 तरीके हैं। देखो कोई एक्टिविटी आप करो ना, थोड़ी थोड़ी डेविएशन हर किसी में होगी। 2 मेथड है जिससे आप डेविएशन को ढूंढ सकते हो। सबसे पहला मेथड आता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, देखो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो 3000 इंप्लॉयज़ हैं। अब वो 3000 के 3000 को थोड़ी ढूंढ सकते हो, तुम देख सकते हो लगातार। तो आप क्या करते हो, आप अगर आप सबको देखना शुरू कर दोगे, कितने पैसे, नॉन इकोनॉमिकल मेथड हो जाए, कितना एक्सपेंसिव मेथड हो गया, तो क्या करते हैं वो लोग, वो ढूंढ लेते हैं KRAS, की रिजल्ट एरियाज को ढूंढ लेते हैं। और ये की रिजल्ट एरियाज को आप बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर इसके बियॉन्ड कुछ हुआ, इसके अंदर पहुंच गया, हम फंस जाएंगे। मतलब कि कुछ क्रिटिकल एरियाज आपने ढूंढ लिए,
की रिजल्ट एरियाज ढूंढ लिए जो क्रिटिकल हैं, जैसे कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट क्रिटिकल पॉइंट्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर 5% लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। 15% पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाए ना, वो इतना नहीं है। यहाँ से बाहर भेजना ना, पहले 100 रुपये लगते थे, समझ लो एक लेबर लेता था 1000 रुपये, अब वो बोलता मेरे को भाई 1050 कर दो। ऑर्गेनाइजेशन में 3000 एम्प्लॉयज़ हैं, कितना फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसी जगह वहाँ पर पैकेजिंग कॉस्ट था, पहले आप बेचते थे 100 रुपये का, अब वो बोलता है भैया मैं 101 रुपये लूँगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर क्रिटिकल एरियाज आपको ढूंढने पड़ेंगे, की रिजल्ट एरिया आपको ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है। दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बोलता है कि भैया देखो अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना शुरू हो जाओगे ना तो कुछ कंट्रोल नहीं होगा। हम बोलते हैं ना सब कुछ हम अंडर कर लेंगे, तो नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ये बोलता है कि अगर आप सिग्निफिकेंट डेविएशंस को देखो, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि अगर 5% कॉस्ट इंक्रीज हो वहाँ तक हम बेयर करेंगे, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हम बिहेव नहीं कर सकते। तो 5 अगर 3% होगी 2% होगी ना, तो हमने नहीं देखा, हमने इतना फर्क नहीं डालते क्योंकि हमको नहीं फर्क पड़ता। जैसे ही वो 5% पहुंच गया, वो लिमिट में पहुंच गया ना, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, वहां हम लोग घुसेंगे, वहां हमको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, वहां वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके अंदर था देखो क्रिटिकल पॉइंट में ये था कि आप लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कौन सा पॉइंट ज़्यादा चुभेगा। ऑलराइट, क्या लेबर की कॉस्ट ज़्यादा चुभ रही है या फिर पोस्टल कॉस्ट ज़्यादा चुभ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लिमिट सेट की है कि मैंने बोला कि 5% तक हम बियर करेंगे, 5% तक कोई नज़र में नहीं लाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना 5% पूरी हो गई है, हमारी नज़र में आना चाहिए, वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तब बन जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वहाँ हमको ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि हाँ भैया अगर कॉस्ट 2% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई, कि मैं बोल रहा हूँ जैसे 5% बोलता, अगर 2% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई तब आप नोटिस में लाओगे मैनेजमेंट के। ऑलराइट, एडवांटेजेस क्या है इसके, सबसे बड़ा एडवांटेज दोनों के इकट्ठे लिखे हैं, सेफ टाइम, एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। जो आप सीखो ऐसे, आप एक एक डेविएशन नहीं देखो, जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है उनको देखोगे आप। ऐसे कि आप कुछ देखते रहोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। एक ये हो गया। इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करो, जितना इंपॉर्टेंट एरियाज में देखोगे उतना टैलेंट अच्छा बढ़ेगा। रूटीन जॉब्स करने दो एम्प्लॉयज़ को अपने। उसके साथ साथ रूटीन प्रॉब्लम आर लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट्स विच इंक्रीजेज देयर मोरल। रूटीन प्रॉब्लम अगर वो देखेंगे, वो बोलेंगे हमारे को मैनेजमेंट को हम पे भरोसा, ये काम हम कर सकते हैं, उनका मोरल बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगी। उसके साथ साथ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और टाइमली एक्शन ले लेना ताकि आप लोग राइट ट्रैक पे आओ, ये काम भी इनका है, ये दोनों मेथड्स का है। कि ऑब्वियसली ना आपकी डेविएशन हटाई, राइट ट्रैक पे वापस लाए, ये भी हो गया। ऑलराइट, जब आपने डेविएशन को ढूंढ ली, ये फाइंड आउट कर लिया, अब आप उसको एनालाइज करोगे। ये लिखा हुआ आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज नीड टू बी एनालाइज्ड। अब क्योंकि डेविएशन जो है वो तो डिफरेंट एरिया से आ सकती है, कैसे कैसे डेविएशन आ सकती है। अगर आप अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, डिफेक्टिव प्रोसेस, इनएडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेविएशन आ सकता है, तो इनको ध्यान में रख लो। ऑलराइट, यहाँ तक तो आई होप समझ गए होगे। लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेना। अगर कोई डेविएशन नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई अगर डेविएशन आपके एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5% बोला मैंने आपको, अगर 2-3% है तो ज़रूरत ही नहीं है, तो डेविएशन ही नहीं है। अगर कोई डेविएशन मिलती है जो परमिसिबल लिमिट्स के ऊपर है, जो लिमिट हमने सोची थी उससे ऊपर आ गई है, उसके ऊपर सॉल्व करना उसको बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ भैया मैं बोलता हूँ 100 यूनिट बनाने थे, आप सिर्फ 30 बना पा रहे हो, क्योंकि अब ये जो 30 ही बन पा रहे हैं ना, ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होगा कि हाँ भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है इसमें, सेल्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर पा रहा, सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, यहाँ फंस जाओगे आप। अगर डेविएशन आपकी आ गई है तो आपको इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन देना पड़ेगा डेविएशन को कि हाँ भी आपके स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। करेक्टिव एक्शन इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर देखो प्रोडक्शन नहीं हो रही अच्छे से, ट्रेनिंग करा दो एम्प्लॉयज़ की वापस कि हाँ उनकी प्रोडक्शन हो जाए, वो सीख जाए मशीन को चलाना। ऑलराइट, या फिर मैं बोलता हूँ आपको कोई प्रोजेक्ट है जो पुराना पीछे चल रहा है टाइम से, आपको बोला था 30 दिन में ख़त्म करना, लेकिन आप जिस हिसाब से काम करो आपको लगता नहीं है 30 दिन में हो, टाइम शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल पा रहे हो, उस जगह पे एडिशनल वर्कर्स लगा लो या ज़्यादा मशीनें लगा दो, वो भी कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग ये नहीं है सिर्फ डेविएशन जैसे मर्जी हटाओ, नई मशीन लगा दो, नए लोग लगा दो वहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज़ कर दो एम्प्लॉयमेंट, कम कर दो लोग वहाँ पर, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है देखना। ऑलराइट, अगर डेविएशन को करेक्ट नहीं किया द स्टैंडर्ड्स हैव टू बी रिवाइज्ड। अगर आपसे देखो डेविएशन आपने
तो 1000 चीज़ें लगा ली, नहीं हो पा रही है। जिस चीज़ में लगा हमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया था वो अनरियलिस्टिक था, जो नहीं आप सेट करना चाहिए था, फिजिबल नहीं था, तब आपको पूरा स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर बता रहा था ना कि 1500 यूनिट बनाने हैं लेकिन 1000 से ज़्यादा बना ही नहीं सकते, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। स्टैंडर्ड को रिवाइज किया, हमने 1000 वापस कर लिया। यहाँ पर यही कुछ जगह लिखी, जैसे प्रोडक्शन के अंदर आप क्वांटिटी के लिए कर सकते हो, क्वालिटी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, इंडिविजुअल की जॉब पे, परफॉर्मेंस पे, मार्केटिंग पे, सेल्स की वॉल्यूम कितनी है, ये सारे क्या है आपके कंट्रोलिंग के मेजर्स हैं। कि अगर प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी को कंट्रोल मेजर्स कर सकते हो, क्वालिटी पे कर सकते हो, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट पे कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में लेबर रिलेशन, लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, फाइनेंस के ऊपर इन्वेंट्री, फ्लो ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी, ये सब आपकी चीज़ें हैं। ये याद रखना है इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैंने आपको पहले बता दिया, दीज आर द प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेप्स आपके। ऑलराइट, एंड दिस वाज द एंड ऑफ योर पार्ट 1, जिसके अंदर हमने 8 के 8 चैप्टर इन डिटेल पढ़े हैं, एक एक पॉइंट को मैंने आपको आराम से समझाया। ऑलराइट, प्री बोर्ड 1 और 2 में मेरे हिसाब से पार्ट 1 ही आएगा, 2 में हो सकता है एक चैप्टर और आ जाए, वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी। ऑलराइट, पार्ट 2 की अपनी तैयारी शुरू हो गई, पार्ट 1 आपका खत्म हो गया है। ध्यान रखो भाई, अब बोर्ड्स आपके आने, बोर्ड्स आने में 3-4 महीने रह गए, 3 महीने 4 महीने लगते हैं बस, 3 महीने बोलना। मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में आपके बोर्ड आ जाएंगे। ऑलराइट, नवंबर तो खत्म हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने भाई, कमर कस लो। 3 महीने में कह रहा हूँ, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, यू कैन स्कोर 95% आराम से, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस ध्यान से अपना ना फोकस बनाओ। अभी आप देखो, रोज़ का एक चैप्टर देखो, 10 दिन 11 दिन में बिजनेस स्टडीज़ खत्म हो जाती है, 10 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाती है आपकी। ऑलराइट, इसके बाद अब आपको 12th का तो चलो, आपका माइक्रो का जो सिलेबस है वो तो खत्म हो गया, मैक्रो अब चाहिए, मैक्रो में स्टार्ट करूंगा और बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। टिल देन अपना ध्यान रखें, गुड बाय।